नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। यूक्रेन में फंसे छात्रों को युद्ध स्तर पर लाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। अभी तक 1100 से अधिक लोगों की वतन वापसी हो चुकी है, जिनमें से 91 लोग हरियाणा से हैं। हालांकि अभी भी 15,000 से ज्यादा भारतीय वहां फंसे हुए हैं, जिनकी वतन वापसी होना बाकी है। ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन रूस के बीच छिड़ा भीषण युद्ध पिछले 5 दिनों से लगातार जारी है और आने वाले दिनों में ये युद्ध थमेगा, इसके आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में वहां फंसे भारतीय और उनके परिजनों की चिंता भी इसके साथ ही बढ़ती ही जा रही है। हालांकि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। भारत ने इसके लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया है। आज छठी फ्लाइट यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर भारत पहुंची। इसके साथ ही 4 केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के साथ लगते देशों में भेजने का निर्णय लिया गया, ताकि छात्रों को निकालने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन गंगा की निगरानी ठीक से हो सके। अब तक 1100 से ज्यादा लोगों की वापसी हो चुकी है, जिसमें से करीब 91 छात्र हरियाणा के हैं। जो हमारे पीएम है श्री नरेंद्र मोदी जी और जो हमारे सीएम है खट्टर श्री मनोहर लाल खट्टर, मैं जिंदगी भर इनका आभारी रहूंगा। शायद ऐसा दिन मेरी जिंदगी में कभी ना आए कि मैं इतना सिचुएशन में वहाँ पे थे, जब हम ऐसी सिचुएशन की थी, गतिविधियाँ थी हमारे सामने, मंजर था, जेट्स जा रहे हैं, बॉम्बार्डिंग हो रही है, बच्चे रो रहे हैं एंड एवरीथिंग वाज हैपनिंग। उस टाइम पे हमें नहीं लग रहा था हम जिंदा बचेंगे या नहीं बचेंगे, घर लौट पाएंगे या नहीं लौट पाएंगे। बट इवैक्यूएशन प्लान ऐसी सिचुएशन से हमें निकाल के लाना इतनी इजीली और इतनी जल्दी शायद पॉसिबल नहीं था जो हमारे लिए, जो हम सोच रहे थे। बट हम आए हैं, अपने घर पे वापस लौटे हैं। हम सो थैंकफुल टू आवर गवर्नमेंट, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी और हमारे सीएम खट्टर लाल जी ने जो हेल्पलाइन जारी की थी, वो हमारे टच में थे, रेगुलर टच में, और बहुत जल्दी रिप्लाईज आ रहे थे। ऐसा नहीं कि हम रिप्लाई कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं आ रहे। हमें होप मिली गवर्नमेंट से और हमारी एम्बेसी से। नहीं कोई वहाँ पे उनकी मदद कर रहा है, नहीं कोई खाने का कोई सुविधा है वहाँ पे। लाइट वगैरह भी ऑफ हो जा रही है रात को। कब बात हुई थी आपकी लास्ट? मेरी लास्ट टाइम कल ही बात हुई थी। आपके कितने जानकार बच्चे होंगे वहाँ? मेरे बहुत सारे हैं वहाँ पे जानकार। हालांकि अभी भी कुछ छात्र जो यूक्रेन में फंसे हैं, वहां के भयावह हालात बयां कर रहे हैं। साथ ही खुद को आ रही दिक्कतों के बारे में भी बता रहे हैं। आप भी सुनिए उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। हमारी कॉल्स नहीं उठा रही है। सेकंड थिंग, हम लोगों को बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा। हम सिर्फ यहाँ पे फंस चुके हैं। जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो कल रात को हंगामा करते हैं, वो गेट तोड़ते हैं, देन उसके बाद अंदर आने की कोशिश करते हैं। क्या होता है हमें कुछ भी नहीं पता, यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता जो हमारे साथ सिचुएशन। लेकिन जब अभी कुछ टाइम के बाद हमने सोचा कि हम यहाँ से निकलते हैं और हम यहाँ से किसी तरह निकलते हैं बाई ट्रेन, क्योंकि हम बाई ट्रेन निकले या फिर हम बसेस निकले, कार से निकले। कार से अभी जस्ट मेरे एक दोस्त ने बताया है मुझे कि जो बच्चे यहाँ से निकले हैं कीव से बाई कैब और बाई बस, उनको रशियन आर्मी ने पहले स्टक किया, उन पे फायरिंग करी और उनकी लड़कियों को लेके, उन इंडियंस लड़कियों को लेके गए, पता नहीं कहाँ लेके गए, ये किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ लड़कियों को, और लड़कों का कुछ पता नहीं है। सेकंड थिंग, ये रोमानिया बॉर्डर में अभी हमें वीडियोस मिल रही है। उन वीडियोस में दिखाया जा रहा है कि रोमानियंस आर्मी वहां पे उन्हें मार रही है और उनके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही है। तो प्लीज अब कहाँ गए? हम तो मूवीज में देखते थे ना, योगी जी, मोदी जी, जो भी हैं, प्लीज हम वीडियोस देखते थे ना, हमें बचाया जाता था। ऐसे हमारे अंदर ये रहता था कि हमें बचा लिया जाएगा, बट अभी हमें नहीं लगता कि हमें कुछ बचाया जाएगा। शायद पता नहीं हमारे साथ क्या हो। प्लीज गवर्नमेंट, आप जो भी हो, जहाँ भी हो, प्लीज हमें आगे बचाओ, या फिर आप प्लीज यहाँ पे बाय एयर कुछ भी भेजो, इंडियन आर्मी को यहाँ पे प्लीज भेजो। उधर सीएम मनोहर लाल ने आज फिर दोहराया कि प्रदेश सरकार विदेश मंत्रालय के लगातार संपर्क में है और छात्रों को लाने का प्रयास जारी है। जो सीधा वहाँ के लोगों से जो सीधा कुछ लिस्ट है या कोई जानकारी ऐसे नहीं कि कितने लोग हैं, कौन कौन वहाँ गए हैं। हमने अपनी ओर से एक ईमेल एड्रेस और एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया, उसमें लगभग 700 के आसपास
जो संदेश हमको मिले हैं, उन 700 लोगों से हमारा संपर्क बना हुआ है। 91 लोग अभी तक वापस आ चुके हैं। अभी दोपहर के फ्लाइट आज और आनी थी, उसमें भी कुछ लोग आए होंगे। हम जो हमारे संपर्क में, उनसे हम सीधा संपर्क रखे हुए हैं। MEA के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा सबकी एक प्रकार से चिंता की जा रही है कि कहां फ्लाइट्स को भेज करके उन लोगों को निकाला जा सकता है, क्योंकि यूक्रेन में तो फ्लाइट्स ले जाना अब संभव नहीं है। तो जो वहां से निकल करके दूसरे आसपास के देशों में जा रहे हैं लोग, वहां से हम लोग जो है ला रहे हैं। अभी तक 4 फ्लाइट्स पहले आ चुकी हैं, 5वीं फ्लाइट आज अभी दोपहर तक आने वाली है। लगातार उस पर मिनिस्ट्री जो है एक प्रकार से संपर्क किए हुए है। हमने उनसे लिस्ट मांगी है कि हरियाणा की हमारी लिस्ट हमें मिल जाए, कितने लोग हरियाणा के वहाँ हैं। वहीं अब कांग्रेस के सुर भी बदले नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये मामला राजनीति का नहीं है, सरकार को छात्रों को निकालने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। भारत सरकार से आग्रह मैं करना चाहता हूँ एक सुझाव के रूप में, क्योंकि इस समय पूरा देश एक स्वर में बात देश को करनी चाहिए, तो राजनीतिक मैं विषय नहीं मानता इसको, कि घोषित करें कि जो सारे देश हैं यूक्रेन के पड़ोसी, जिनके बॉर्डर्स पे हमारे स्टूडेंट फंसे हुए हैं, ये देश तुरंत अपने बॉर्डर खोल के भारतीय नागरिकों को अपने देश में आने दे। और अगर हमसे अच्छे संबंध चाहते हैं, भविष्य में भी ये संबंध बने रहें चाहते हैं, वो इस बात पर निर्भर हो कि वो कितनी संवेदनशीलता हमारे नागरिकों के प्रति दिखाएं। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 26 फरवरी को ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने का अभियान शुरू किया था, जो अभी भी जारी है। हालांकि यूक्रेन में अभी भी करीब 15,000 छात्र फंसे हुए हैं, जिन्हें यूक्रेन के पड़ोसी देशों के जरिए निकालने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो बिल्कुल अभी भी 15,000 छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। अब इनकी वापसी कैसे होगी, यह भी यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। वहीं यूक्रेन से लौटी पुंडरी की बेटी खुशबू ने अपनी आप बीती सुनाई है और बताया कि कैसे भारतीय लड़कों से यूक्रेन में व्यवहार किया गया। उसने बताया कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों के पास ना तो खाने के लिए खाना है और ना ही पीने के लिए पानी है। रोमानिया बॉर्डर पर फंसे हजारों भारतीय छात्र इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें फ्लाइट मिलेगी और वो अपने घर लौटेंगे। खुशबू के वापस लौटने से परिवार ने भी राहत की सांस ली है। पे इंडियंस को खाने लेने में प्रॉब्लम हो रही है। मार्केट में खाना ख़त्म हो गया है, खाना नहीं मिल रहा है, और पीने के लिए पानी भी ख़रीदना पड़ता है वहाँ पे, और मार्केट में वो भी ख़त्म हो गया है। और हम लोगों को बाहर नहीं जाने दिया जाता अगर कुछ लेना हो तो, और कैश भी सारी जगह ख़त्म हो गया है। और जब हम बॉर्डर पे गए थे तो बॉर्डर पे भी वहाँ पे पहले यूक्रेनियंस को निकाला जा रहा था, इंडियंस को पीछे धकेल रहे थे, और इंडियंस को बहुत ज़्यादा चोट भी लग रही थी। बहुत ही बेकार व्यवहार किया जा रहा था इंडियंस के साथ। चंडीगढ़ में बीएससी की बैठक हुई। बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक पहुंचे, जिसके बाद सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि बजट 7 मार्च की जगह अब 8 मार्च को पेश होगा। साथ ही सीएम ने कहा कि 2, 3, 4 और 7 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, जिसके बाद 8 को बजट पेश होगा और 5 दिनों में एडहॉक कमेटी इस पर सुझाव देगी। चौटाला
और हर कमेटी के अंदर 9 सदस्य होंगे। 9 सदस्य अलग अलग विषयों पर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, उनके जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं उनके साथ बैठ करके बजट के ऊपर चर्चा करेंगे और जो भी कहीं मदों के अंदर परिवर्तन करने की आवश्यकता है या किसी को कम करना है, किसी को ज्यादा करना है, वो सारे सुझाव ये कमेटी के मेंबर देंगे। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बजट सत्र को लेकर कहा है कि विपक्ष भी सत्र में सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हुड्डा ने कहा कि करीब 40 कॉलिंग अटेंशन और स्थगन प्रस्ताव भी दिए हैं। तो बीएससी की आज बैठक हुई, बेहद महत्वपूर्ण यह बैठक, जिसमें आपको हम बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल हुए और इस बीएससी की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें क्योंकि इससे पहले जानकारी ये आ रही थी कि 7 मार्च को बजट पेश होगा, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। 7 की जगह अब 8 मार्च को हरियाणा का बजट पेश किया जाएगा। चंडीगढ़ में हुई बीएससी की मीटिंग में यह फैसला लिया गया और बजट पेश करने की तारीख में बदलाव हुआ। 7 की जगह अब इसको 8 मार्च कर दिया गया है। इसके साथ ही पहली बार विधानसभा के लिए एडहॉक कमेटी भी बनेगी। वहीं बीएससी की इस बैठक के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 40 कॉलिंग अटेंशन और स्थगन प्रस्ताव भी दिए हैं। दो को देखना पूरी तैयारी है कांग्रेस में। सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। मुद्दे हैं। बीएमबी का मुद्दा है, हमारी मेंबरशिप बीबीएमबी की मेंबरशिप का है। फिर बहुत सारे जो मुद्दे पहले आए हैं, हम आपको बताया भी है। एडजर्नमेंट मोशन दिए हैं, कॉलिंग अटेंशन दिए हैं, कोई 40 के करीब कॉलिंग अटेंशन है और एडजर्नमेंट मोशन है। चंडीगढ़ में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर हरियाणा विज्ञान रत्न एवं हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की तरफ से किया गया, जिसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल विज ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में 11 वैज्ञानिकों को विज्ञान पुरस्कार दिए गए, जिसमें 2 महिला वैज्ञानिकों को हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि महिलाओं को इस पुरस्कार से नवाजा गया। मैं साइंस एवं टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा आयोजित हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार समारोह में शामिल होकर अत्यंत गौरव का अनुभव कर रहा हूं और इस दिवस पर जो यहाँ हमने साइंटिस्ट को अवार्ड दिया है, मुझे बहुत खुशी लगा कि हम लोगों ने जो 11 विभिन्न विज्ञानों को सम्मान किया है। आज का ये अवसर बहुत ही एक विशेष महत्व रखने वाला अवसर है, क्योंकि समाज के विभिन्न वर्गों में अगर मैं कह सकता हूं कि एक ऐसा एक विशेष वर्ग, जीवन की दिशा को बदलने वाला वर्ग, युग अनुकूल नए नए अनुसंधान होते हैं, जीवन निरंतर बदलने की प्रक्रिया में है,
तो उस बदलती प्रक्रिया में जीवन को सरल कैसे बनाना है, तो विज्ञान के युग में आप लोगों का जो एक योगदान है बहुत सराहनीय है। आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के द्वारा लोगों में विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ावा, विज्ञान का प्रचार करना, अनुसंधान और विकास को सक्षम करना तथा गलत धारणाओं को मिटाना हमारी प्राथमिकता है। विज्ञान शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु विभाग द्वारा 11वीं कक्षा के छात्रों से लेकर अनुसंधान स्तर के छात्रों को 1000 रुपये से लेकर 3500 रुपये प्रति माह तक के आकर्षक छात्रवृत्ति। बाड़ला से विधायक नैना चौटाला ने चरखी दादरी के कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान नैना चौटाला ने कई विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। नैना चौटाला ने चरखी दादरी के जिला बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में शिरकत की, जहां एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर मांग पत्र सौंपा। इस दौरान नैना चौटाला ने कहा कि हलके के सभी गांवों का समान रूप से विकास कार्य करवाना उनकी पहली प्राथमिकता है। मैं कॉलेज में, गर्ल्स कॉलेज में गए थे और उनका कोई हॉल में ही बोल के आई थी। आज उसका फाउंडेशन स्टोन वगैरह किया, वो कंप्लीट ही है ऑलमोस्ट हमारा। और आज बार काउंसिल में आए हैं और यहाँ के वकील साहिबान ने भी अपनी डिमांड्स दी है, तो हम लोग दे के जा रहे। 15 लाख की अनाउंसमेंट की है मैंने। बाकी दुष्यंत से हमने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत लंबे समय से कोई काम नहीं हुआ, तो जो जेन्युइन मांग है वो हम पूरी करने का काम करेंगे। और चलिए बात करते हैं गुरुग्राम की, जहां पर ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया है। एक सीएनजी पंप के 3 कर्मचारियों को बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया। साइबर सिटी गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद होते जा रहे हैं कि वो जब चाहे जैसे चाहे वारदात को अंजाम देते हैं और आसानी से फरार भी हो जाते हैं। बीते 4 दिनों में दूसरी सनसनीखेज वारदात यहां से सामने आई है। आखिर क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। ट्रिपल मर्डर से दहला गुरुग्राम। पेट्रोल पंप पर खून का सैलाब, चाकू से गोदकर हत्या की वारदात, सीसीटीवी बंद, हत्यारों के हौसले बुलंद। हत्या की गुत्थी पुलिस के लिए बनी चुनौती। हरियाणा का साइबर सिटी गुरुग्राम सोमवार अल सुबह ट्रिपल मर्डर की वारदात से डहल उठा। गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 31 के पास बने सीएनजी पंप पर काम करने वाले 3 कर्मचारियों की देर रात 3 बजे अज्ञात हमलावरों ने चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हमलावरों ने पहले पंप पर निगरानी में लगे सीसीटीवी भी बंद कर दिए और फिर दिल दहला देने वाली हत्या का खूनी खेल खेला। हत्या की वारदात को बदमाशों ने पहले ही अंजाम दे दिया था, लेकिन खुलासा तब हुआ जब खून से लथपथ घायल शख्स भागते हुए पास के पेट्रोल पंप पर पहुंचा और बिना जुबान खोले ही जमीन पर धड़ाम हो गया। इसके बाद पूरे इलाके में चीख पुकार मची और पुलिस को खबर दी गई। इसके बाद खुलासा हुआ कि पड़ोस वाले सीएनजी पंप के कैबिन में 2 और लाशें पड़ी है। ट्रिपल मर्डर का एंगल सामने आते ही पुलिस के भी कान खड़े हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक सीएनजी पंप के मैनेजर पुष्पेंद्र, ऑपरेटर भूपेंद्र कुमार और फिलर नरेश कुमार की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। इन तीनों के शरीर पर एक बार नहीं, कई बार चाकू से वार किया गया। हमारी कंपनी से फोन गया था, हम कमरे पे थे। फोन गया कि कुछ हो गया है। हमने उसको फोन करा, उसने फोन नहीं उठाया। हम समझ गए कुछ बात है, वो फोन नहीं उठाया। हम सीधे यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद देखा तो भाई उधर पड़ा था पल्ले पर, पेट्रोल पंप पे। बिल्कुल हमने पुलिस वालों से बोला कि भाई ये मेरा दिखा दो, तो उन्होंने मना कर दिया, साफ मना कर दिया कि तो पीछे जाओ।
ट्रिपल मर्डर से दहले गुरुग्राम में पुलिस के लिए चुनौती तब और ज्यादा बढ़ गई जब पुलिस को पता चला कि हत्या से पहले सीएनजी पंप पर लगे सीसीटीवी को बंद कर दिया गया और सुनियोजित तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस के मुताबिक हत्या आपसी रंजिश की है। सूचना मिली थी कि एक साथ वाले पंप पे कोई लड़का आके गिरा है, उस पे गोली ऊपर कर और यहाँ आने पे ये पाया है कि एक सीएनजी पंप है और उसके साथ एक पंप और है नॉर्मल, और 2 डेड बॉडी भी सीएनजी पंप पे मिली है। तीसरा लड़का है वो भी यही काम करता था, वो इंजरी होने की वजह से भाग के वहाँ गया था और उसकी भी डेथ। पुलिस के हाथ मौके से ना तो कोई हथियार लगा और ना ही कोई फुटेज। पुलिस के हाथ ट्रिपल मर्डर के मामले में खाली है। ट्रिपल मर्डर की मिस्ट्री पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है और बड़ा चैलेंज है गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन के लिए भी, क्योंकि नई पुलिस कमिश्नर के साइबर सिटी की कमान संभाले अभी करीब 10 दिन ही हुए हैं और इन 10 दिनों के भीतर पटौदी में 2 सगे भाइयों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, तो वहीं बीते शनिवार को बाबूपुर के सरपंच को उसके ही घर में घुसकर गोली मारी गई थी। ऐसे में अब इस ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री ने पूरे गुरुग्राम का दिल दहला दिया और अपराधी खुले आम घूम रहे हैं, क्योंकि अब कानून के हाथ लंबे दिखाई देने की बजाय शायद उलझे हुए दिख रहे हैं। गुरुग्राम से हर खबर के लिए शिवानी लोहिया। पानीपत के ताऊ देवीलाल पार्क में देर रात चौकीदार और माली पर 8 से 9 बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसके बाद चौकीदार और माली को पानीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने चौकीदार को मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने चौकीदार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। वहीं घायल माली का इलाज सामान्य अस्पताल में चल रहा है। वारदात के बाद पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और मामले की गंभीरता से जांच में जुट गई। इसके साथ ही मामले की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को जल्द जांच के आदेश जारी किए। आप मौके पर पहुंचे, डीएसपी साहब भी, एसपी साहब, क्या सूचना मिली थी और किस तरह की तफ्तीश में सामने आ रहा था? रात को सूचना मिली थी, किसी ने भाई इसको सिर पे पत्थर मार के उसको चोट पहुंचा दिया, जो सिविल हॉस्पिटल में एडमिट थे। ठीक है, आफ्टर सिविल हॉस्पिटल के बाद उनकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। जैसे ही होती है हम ऑकुरेंस प्लेस पे पहुँचते हैं। ठीक है, उसके फादर मदर जो भी है वो आए हुए हैं, जो कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। क्या हादसा हुआ है? हादसे का तो सही पता नहीं है जी। 12:30 बजे लड़के पास फोन आ रहा है, इसके राजवीर का लड़का जो बड़े वाला, और वो 7 वाला जो ड्यूटी कर रहा था उसने उसके पास फोन करा था, भाई इसका चोट फेट है तेरा, इसी के नंबर पर राजवीर के तो फोन करा था उन्होंने, और इसको अपना भाई चोट लग रही है, इसको आगे देखो। और कोई बंदे बाहर के माले 7-8 बंदे थे, इनका चोट मार के चले गए, मेरे भी चोट मार के जा रहे हैं। तो फिर ये इन्हें अपने बुआ के लड़के पास फोन करा किशन के, किशन वो आया, उन्हें पुलिस में फोन करा और पुलिस भी वहाँ गई थी। फिर अपना 4 बजे 3 बजे के आसपास ये उधर गए हैं सरकारी हॉस्पिटल में, और वहाँ जाके इनकी डेथ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हर खबर।